आज हम द सैंडमैन सीजन 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जहां आप कहानी देखेंगे ख्वाबों के देवता ड्रीम की, जिसे इंसानों द्वारा पकड़ लिया जाता है और कैद कर लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, कैसे ड्रीम इंसानों के कैद से बाहर निकलता है और ड्रीम इंसानों के लिए इतना जरूरी क्यों है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो वेल, हेलो वॉचर्स, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। तो कहानी की शुरुआत होती है ख्वाबों के देवता ड्रीम के साथ, जिसे मॉर्फियस भी कहते हैं। यह उन 7 अनंत जीवियों में से एक है जिसको रचयिता ने इंसानों की सेवा के लिए बनाया था। जहां ड्रीम लोगों को अपने ख्वाबों की दुनिया में ले जाता है और उन्हें सपने दिखाकर एक उम्मीद देता है। जो नौजवान भटक जाते हैं उन्हें नाइटमेयर्स यानी कि बुरे सपने दिखाता है और उन्हें रास्ते पे लाता है। ऐसा ही एक बुरा सपना यानी कि नाइटमेयर, जिसका नाम कोरिंथियन है, जिसकी रचना ड्रीम ने की थी, वो बागी हो चुका है और सपनों की दुनिया से बाहर आकर लोगों को मार रहा है। ऐसा करने में उसे बहुत मजा आने लगा है। इस नाइटमेयर को खत्म करने के लिए ड्रीम इंसानों की दुनिया में अपने महल को छोड़ कर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें डॉक्टर जॉन हैथवे को दिखाया जाता है, जो बहुत दुखी होते हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था, इसीलिए वो रॉड्रिक बर्गिस नाम के एक आदमी से उसके महल में मिलने चाहते हैं। ये रॉड्रिक बर्गिस बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि वो काला जादू करता है। डॉक्टर जॉन हैथवे रॉड्रिक बर्गिस के जरिए काले जादू का उपयोग करके मौत की देवी डेथ को अपने वश में करके अपने बेटे को जिंदा करना चाहते हैं। वो एक किताब, जो काले जादू की किताब होती है, उससे डेथ को अपने दुनिया में बुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रॉड्रिक बर्गिस को जादू की हर एक चीज, हर एक बारीकी पूरी तरह से नहीं आती, इसीलिए उसका जादू उल्टा हो जाता है और वो डेथ के बदले मॉर्फियस को कैद कर लेता है। यानी कि मौत की देवी के बजाय वो ख्वाबों के देवता को कैद कर लेता है। मॉर्फियस बेहोश हो जाता है और उसकी 3 चीजें नीचे गिर जाती है। एक लॉकेट जिसमें लाल रंग की रूबी है, एक शक्तिशाली हेलमेट और एक पोटली जिसमें रेत है। रॉड्रिक बर्गिस इन तीनों चीजों को अपने पास रख लेता है। मॉर्फियस, जो अब रॉड्रिक की कैद में है, बेहोश रहता है। इस वजह से जो लोग सोए होते हैं उन्हें नींद में और सपनों से संबंधित अलग अलग बीमारियां होने लगती है। कई लोगों की तो मृत्यु भी हो जाती है। जब मॉर्फियस होश में आता है तो डॉक्टर जॉन हैथवे उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हें मेरे बेटे को जिंदा करना होगा। लेकिन मॉर्फियस उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। मॉर्फियस को एक जादुई सर्कल के अंदर रखा जाता है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता। इसे एक चीज से ढक दिया जाता है ताकि अगर वो निकलने की कोशिश करे तो बाहर ना आ पाए। यहाँ गार्ड्स को नींद न आने की दवा भी दी जाती है ताकि अगर गलती से सर्कल मिट जाए और मॉर्फियस भागने की कोशिश करे तो उसे पकड़ लिया जाए। यहाँ पर कोरिंथियन द नाइटमेयर भी आता है, जो लोगों को बुरे सपने दिखाता है। वो रॉड्रिक बर्गिस के साथ मिल जाता है और उसे बताता है कि तुमने मौत की देवी को नहीं बल्कि ख्वाबों के देवता को पकड़ लिया है। लेकिन अगर तुम चाहो तो ये देवता भी तुम्हें बहुत कुछ दे सकते हैं, जैसे अमरता, धन, दौलत, शोहरत। आगे कोरिंथियन एक पक्षी के बारे में भी बताता है जो मॉर्फियस का रेवन जस्मी है। वो चाहता है कि किसी भी तरह मॉर्फियस को आजाद कर दिया जाए, लेकिन उसे आजाद करना इतना आसान नहीं है क्योंकि मंत्रों के घेरे से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। रॉड्रिक बर्गिस का एक सौतेला बेटा एलेक्स बर्गिस भी होता है। एक दिन जब गार्ड्स नहीं होते तो एलेक्स मॉर्फियस के पास जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें आजाद करवा देता, लेकिन शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। यह बात रॉड्रिक बर्गिस सुन लेता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सौतेले बेटे एलेक्स को बहुत मारता है। वो कहता है, अगर मॉर्फियस आजाद हो गया तो वो हम सबको मार देगा। रॉड्रिक एलेक्स को कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना मारूं तो तुम्हें मॉर्फियस के उस पक्षी जस्मी को मारना होगा जो उसे छुड़ाना चाहता है। उसी समय जस्मी उस जगह पे आग लगाने की कोशिश कर रहा होता है और एलेक्स उसे मार देता है। मॉर्फियस ये सब अपनी आंखों से देखता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है। मॉर्फियस अब भी उसकी ही कैद में होता है। वही हम रॉड्रिक की गर्लफ्रेंड एथल क्रिप्स को देखते हैं, जो गर्भवती होती है। रॉड्रिक इस बच्चे को अपनाना नहीं चाहता। वो कहता है कि तुम अपना अबॉर्शन करवा लो। इससे एथल को बहुत गुस्सा आता है और वो मॉर्फियस की तीनों जादुई चीजें, लॉकेट, हेलमेट और रेत की पोटली चुराकर वहां से भाग जाती है। रॉड्रिक को इस बात से बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इन्हीं तीनों चीजों की वजह से वो अमीर और प्रसिद्ध बन गया था। रॉड्रिक मॉर्फियस के पास जाता है और कहता है, मुझे अमर होने का वरदान दो। लेकिन मॉर्फियस, जो अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था,
उसके बात का जवाब नहीं देता। यहाँ एलेक्स और रॉड्रिक के बीच बहस होती है, जिसमें रॉड्रिक को धक्का लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एलेक्स मॉर्फियस के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी जान बख्शनी होगी। मॉर्फियस उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसने तय कर लिया है कि आजादी के बाद वो एलेक्स को मार देगा, क्योंकि उसने उसके पक्षी को उसकी आंखों के सामने मारा था। वही एथल क्रिप्स को दिखाया जाता है, जो एक बेटे को जन्म देती है और उसके पास मॉर्फियस की तीनों जादुई चीजें भी होती है। वो अपने बेटे के साथ बहुत खुश होती है। समय बीतता है और एलेक्स अब बूढ़ा हो चुका है, व्हील चेयर पे होता है। वो मॉर्फियस के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे माफ करना होगा। मॉर्फियस उसकी बात का जवाब नहीं देता। जब एलेक्स वहां से निकलता है तो उसकी व्हील चेयर से टायर के जादुई सर्कल मिट जाते हैं। मॉर्फियस इसी वजह से आजाद हो जाता है और एलेक्स को उसी के सपनों की दुनिया में हमेशा के लिए कैद कर देता है, क्योंकि उसने उसके पक्षी को मारा था। मॉर्फियस अपनी दुनिया में लौटता है, जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है। कोरिंथियन को पता चलता है कि मॉर्फियस आजाद हो गया है। वो खुद को और शक्तिशाली बनाने के लिए एथल क्रिप्स के पास जाता है, जिसके पास मॉर्फियस की तीनों चीजें होती है। एथल, जो आज भी जवान होती है, वो कहती है कि मैंने तो 2 चीजें बेच दी है, लेकिन लॉकेट मेरे पास है, जिसकी वजह से मेरी उम्र नहीं बढ़ती है। कोरिंथियन उससे लॉकेट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन लॉकेट की शक्ति से एथल उसे उसी के सपनों की दुनिया में कैद कर देती है। मॉर्फियस को अपनी दुनिया दोबारा बनाने के लिए इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। वो 3 शक्तिशाली एंडलेस को बुलाता है, यानी कि अनंत जीवियों को, जो बताते हैं कि उसका लॉकेट एथल के पास है। हेलमेट नर्क में लूसीफर के पास है और रेत की पोटली एक लड़की जोहाना कॉन्स्टेंटीन के पास है, जो डीमंस को भगाती है। एथल अपने बेटे जॉन डी से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जो अब बूढ़ा हो चुका था। वो उसे लॉकेट देती है और कहती है, जब मॉर्फियस आए तो उसे ये लॉकेट दे देना और अपनी जान बचा लेना। लॉकेट देने के बाद वो बूढ़ी होकर मर जाती है। जॉन डी तय करता है कि वो लॉकेट मॉर्फियस को नहीं देगा और इसकी शक्ति से वो गार्ड्स को मार देता है। मॉर्फियस अब कॉन्स्टेंटाइन के पास पहुंचता है, जिसके पास रेत की पोटली है। वो एक चर्च में डीमंस को भगाने का काम करती है। वो मॉर्फियस से कहती है कि पोटली उसके दोस्त के पास है। जब वे लोग वहां पे पहुंचते हैं तो उसकी दोस्त मरी हुई मिलती है और पोटली उसके हाथ में ही होती है, जिससे मॉर्फियस ले लेता है। इसके बाद मॉर्फियस नर्क के शासक लूसीफर के पास जाता है, जहां उसका हेलमेट है। हेलमेट एक दानव के पास होता है, जो कहता है, अगर तुम्हें हेलमेट चाहिए तो मेरे सवालों के जवाब दो, वरना तुम मेरे गुलाम बन के रहोगे। मॉर्फियस सभी सवालों का जवाब सही सही दे देता है और हेलमेट को वापस ले लेता है। अब मॉर्फियस को लॉकेट चाहिए, जो जॉन डी के पास है, जो कि अब मेंटल हॉस्पिटल में है। कोरिंथियन वहां उससे पहले पहुंच जाता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि जॉन डी एक साइको है। मॉर्फियस भी वहां पे पहुंचता है, लेकिन लॉकेट उसे दूर फेंक देता है, क्योंकि केवल उसकी शक्ति का उपयोग वही कर सकता है जिसके पास ये है। जॉन डी लॉकेट लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां वो इसकी शक्तियों से लोगों के दिमाग से खेलता है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं। मॉर्फियस वहां पहुंचता है और कहता है, ये लॉकेट तुम्हारी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। वो उसे सपनों की दुनिया में कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन डी खुद ही सपनों की दुनिया में चला जाता है। दरअसल वो मॉर्फियस को मारना चाहता है, मॉर्फियस को खत्म कर देना चाहता है। वहां पर जॉन डी मॉर्फियस पे लॉकेट से हमला करता है और मॉर्फियस नीचे गिर जाता है, जिससे जॉन डी को लगता है कि उसने मॉर्फियस को मार दिया। लेकिन दोस्तों, दरअसल वो शक्तियों को अवशोषित कर लेता है और सपनों की दुनिया में जॉन डी को उलझा देता है। अब असल दुनिया में जॉन डी कोमा में चला जाता है, जिसके बाद मॉर्फियस अपनी बहन डेथ से मिलने जाता है। वो उसे बताती है कि आखिर उसने क्यों उसकी मदद नहीं की, क्योंकि वो लोगों के मृत्यु का काम देखती है और लोग कभी भी मरने को तैयार नहीं होते, जबकि वो कहती है कि मौत कोई सजा नहीं है, बल्कि एक तोहफा है। वो मॉर्फियस को हिम्मत देती है और कहती है, मुझे भरोसा है कि तुम अपने दुनिया को दोबारा बना लोगे। मॉर्फियस की असिस्टेंट लूसियान उसे बताती है कि 3 नाइटमेयर अभी भी गायब है। मॉर्फियस एक वॉर्टेक्स रोज वॉकर पे नजर रखता है। दोस्तों, वॉर्टेक्स हर 1000 साल में जन्म ले ही लेते हैं। वॉर्टेक्स दरअसल वो होते हैं जो सपनों की दुनिया के लिए खतरा होते हैं। वो सपनों की दुनिया और वास्तविक दुनिया के बीच जो परत है उसको तोड़ सकते हैं। इसीलिए मॉर्फियस हमेशा वॉर्टेक्स को ढूंढ के उन्हें खत्म कर देता है। रोज अपने भाई
जेड वॉकर को ढूंढना चाहती है जिसे एक परिवार ने गोद लिया है। वो एक ऑर्फेनेज में जाती है जहाँ यूनिटी किनकैड उसे बताती है कि उसका भाई खुशहाल जीवन जी रहा है। मॉर्फियस रोज से कहता है, तुम्हारा भाई मेरे एक असिस्टेंट कोरिंथियन के पास है, तुम उसे ढूंढ सकती हो क्योंकि तुम एक वॉर्टेक्स हो। दरअसल दोस्तों, कोरिंथियन ने जेड के पास पहले ही जाकर उसे अपने साथ ले लिया था, ये बता के कि उसे रोज वॉकर ने भेजा है। दरअसल कोरिंथियन रोज वॉकर के जरिए ड्रीम को हराना चाहता है क्योंकि रोज वॉकर एक वॉर्टेक्स है और वो दिन ब दिन शक्तिशाली होती जा रही है। रोज सपनों की दुनिया में अपने भाई के सपनों में जाती है और उसे ढूंढ लेती है। रोज गिलबर्ट जो फिडलर्स ग्रीन है उसके साथ अपने भाई को ढूंढने निकलती है। गिलबर्ट ने एक बार उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। वे वहां पहुंचते हैं जहां कोरिंथियन और जेड होते हैं। गिलबर्ट कोरिंथियन को देखते ही भाग जाता है। पता चलता है कि वो मॉर्फियस का दूसरा असिस्टेंट है और तीसरा असिस्टेंट जेड को ले गया है। मतलब कि दोस्तों, लुसियान ने जिन 3 नाइटमेयर्स के बारे में बताया था जो अभी भी गायब है, उनमें से एक तो कोरिंथियन है और दूसरा गिलबर्ट है। जिसके बाद मॉर्फियस असली दुनिया में पहुंचता है और कोरिंथियन को खत्म कर देता है। रोज जो एक वॉर्टेक्स है, अपनी शक्तियों से सपनों और असली दुनिया की दीवार को कमजोर करने लगती है। उसे पता चलता है कि दोनों दुनियाओं को बचाने के लिए उसे बलिदान देना होगा। लेकिन तभी वहां पे यूनिटी किनकैड आ जाती है। वो बताती है कि वो रोज वॉकर की दादी है। वो बताती है कि किस्मत में असली वॉर्टेक्स होना उसके लिए लिखा हुआ था, लेकिन जब मॉर्फियस को कैद कर लिया गया था तब वो कोमा में चली गई थी, जिससे वो वॉर्टेक्स ना बन के रोज वॉकर वॉर्टेक्स बन गई। यूनिटी अपनी शक्तियां यानी कि वॉर्टेक्स को रोज से ले लेती है और अपना बलिदान दे देती है। वो मॉर्फियस को बताती है कि जब वो कोमा में थी तो किसी गोल्डन आइज वाले इंसान ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। सपनों की दुनिया में ही मॉर्फियस समझ जाता है कि डिजायर यानी कि उसका सिबलिंग, उसने ये साजिश रची थी। दोस्तों, दरअसल उनके खानदान का एक नियम है कि कोई भी अपने खानदान के सदस्य को नहीं मारेगा। डिजायर ने रोज को मारने के लिए ये चाल चली थी क्योंकि वो भी उनके ही ब्लड लाइन से है और मॉर्फियस अगर रोज को मार देता तो उसके दुनिया के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था। मॉर्फियस सीधा डिजायर के पास जाता है और कहता है कि वो उसकी दुनिया से दूर रहे। डिजायर हंसता है, लेकिन फिलहाल मॉर्फियस अपनी दुनिया को पहले जैसा बना देता है। तीनों नाइटमेयर्स के पता चल चुका होता है जो गायब होते हैं। दोस्तों, पहला तो खुद कोरिंथियन था, दूसरा फिडलर्स ग्रीन था और तीसरा एक और होती है जो कि इसीलिए मॉर्फियस को छोड़ के भाग गई थी क्योंकि वो एक नाइटमेयर नहीं बल्कि एक खूबसूरत ख्वाब बनना चाहती है। मॉर्फियस को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो उसकी रचना दोबारा करता है और उसे एक नाइटमेयर एक बुरे सपने से बदलकर एक सुंदर सुहावना सपना बना देता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझे तो द सैंडमैन के सारे एपिसोड्स बहुत ही मजेदार लगे। दोस्तों, हम इसके सीजन 2 को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम सैंडमैन 2 को एक्सप्लेन करें आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे किसी और नए मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वॉच ऑन पॉइंट।